जब मुझे फ़ोन पे बोला कि शुभमन गिल नहीं, मुझे वाकई यकीन नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने शिवाजी फिल्म देखी रजनीकांत की, अच्छा, है ना, अगले क्यों हिला डाला ना। हिला तो डाला है पर गौतम गंभीर नहीं थे उस सिलेक्शन मीटिंग में। T20 वर्ल्ड कप में आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, नहीं जीतोगे और वो सिलेक्शन गड़बड़ हुई ये वो, तो आपकी नौकरी तो नहीं बचने वाली। आपने वाइस कैप्टन उनको बनाया, आपके 2 फॉर्मेट में वो आपके कप्तान हैं और वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे जितना पता चला मैच वाले दिन भी वो फिट थे खेलने के लिए, पर उनको कहा गया कि नहीं, हम देखना चाहते हैं संजू को भी, संजू को हम देखना चाहते तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा। आप उसको हेडलाइन मैनेजमेंट थोड़ी कर रहे थे कि यार इतना बवाल ना मच जाए सीधे। आपको एक फ्यूचर लीडर तो चाहिए ना वहाँ T20 में, और आप शुभमन गिल को आप साइडलाइन करके फिर क्या मैसेज दे रहे हैं कि ओपन टू ऑल है ये? मैं एक ऐसा अंदाजे से आपको बताऊं कि क्या हो सकता है फ्यूचर, तो 2 साल वो टीम से पूरी तरह सीन से बाहर हुए, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले गए, बट व्हाट अ कमबैक। ये एक पजल थी इंडियन क्रिकेट और वो बैठ नहीं रही थी। एक पीस को आपने हटाया, वो थे शुभमन गिल। उससे क्या हुआ, MS धोनी को डिसाइड कर लिया था सिलेक्टर्स ने हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन फिर एन श्रीनिवासन ने वीटो लगाया, बोला नहीं। आप थोड़ी कहते हो कि नहीं ये परफॉर्म कर रहे हैं, हमने ड्रॉप किया, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। नहीं नहीं नहीं, बट सूर्या के रन क्यों नहीं आ रहे हैं? यार ये तो कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। एक, प्लेइंग 11 एक बना लें, आपके होंगे भविष्य के बहुत सारे सितारे वहाँ खेल रहे थे, वैभव सूर्यवंशी, आयुष महात्रे। और पाकिस्तान से खेल रहे हैं, हम दिखा देंगे यार, हम गए हैं युद्ध के मैदान पे। वैभव सूर्यवंशी हीरो बन गया है क्योंकि वो इस तरह की बैटिंग करता है। वो सबसे बड़ा हीरो है, सबको पता है ऐसा बनूंगा तो ही मेरी चर्चा होगी। टी नटराजन, हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों के पास भी ऑस्ट्रेलिया में विक्ट्री है, टेस्ट विक्ट्री है, बट बेन स्टोक्स और जो रूट के पास नहीं। तो मुझे दुख इस बात का है क्योंकि कुछ समय पहले हम ही सेलिब्रेट कर रहे थे इस इंग्लैंड टीम के खिलाफ 2 ऑल। अब तो मुझे लगता है उसको सेलिब्रेट चाहिए था, मुझे लगता है जीतना चाहिए था। हेलो एंड वेलकम टू द OG क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। मेरा नाम है कुमार केशव और मेरे साथ है निखिल सर। अभी प्लेयर ऑफ द मैच बनकर आए, कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यार, बस हड्डियों में दर्द है। ये फ़र्क हो गया ना, इस उम्र में जब खेलता हूँ तो रिकवरी टाइम बहुत लगता है। तो हमने 2 दिन में 2 मैच खेले, तो जब एयरपोर्ट में मैं ऐसे लंगड़ा के चल रहा था जब वापस आ रहा था, अभी भी सुबह उठा हूँ, बड़ी मुश्किल हुई है। तो ठंडे आज मुझे ठंड भी लगी, लेकिन मैंने ठंडे पानी से नहाया क्योंकि उसी से थोड़ी मसल पेन कम होती है। मेरे को फिजियोज ने बताया कि मसल पेन कम करनी है, तो बट बड़ा मज़ेदार टूर्नामेंट था। 4 टीमें थी। कभी कभी खेलते रहना चाहिए ना, ताकि टिप्पणी करते रहते हैं आप क्रिकेट के बारे में, कुछ क्रिकेट तो लव है, इसलिए खेला, मज़ा आया। लखनऊ गए थे, यूपी की टीम थी, उत्तराखंड की टीम थी, एक टीवी जर्नलिस्ट की टीम थी और एक दिल्ली की प्रिंट की टीम थी। इन चारों का क्वाड्रेंगुलर एक टूर्नामेंट हुआ था लखनऊ, जिसमें आप लोग जीत करके आए हो। हम जीते, फाइनल बड़ा क्लोज हुआ, यूपी के साथ फाइनल था हमारा। सेमीज हम बहुत आसानी से जीत गए थे, वो उत्तराखंड की टीम के साथ था। और आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हुई, वहाँ भी मैंने सुना है, मतलब हमारी तो ऐसे नहीं हुई, बट क्योंकि हम कार में चले गए थे, जो लोग बस में जा रहे थे, थोड़ा गहमा गहमी हो गई थी हार जीत के बाद। फिर फाइनल हमारा यूपी की टीम से हुआ, लोकल टीम वहाँ की, बड़ा क्लोज मैच, 4 रन से जीते हम। अब इमेजिन कर सकते हो, आखिरी ओवर 10 रन चाहिए, ऑल आउट हो गई टीम। 7 विकेट डाउन थे, 3 विकेट उन्होंने वो प्रेशर में गंवा दिए, 2 रन आउट करके। तो मज़ेदार मैच था। विक्रांत सर ने फाइनल ओवर उन्होंने डाला, और वो उन्होंने, अच्छी बात है, बेसिक्स फॉलो की। टीम ने पैनिक किया, बैटिंग टीम ने, जैसे सिंगल को डबल करने गए, 1 रन आउट हो गया, 8 आउट हो गए आप। फिर ऐसा ही करने गए, फिर रन आए बीच में, 2 3 4 कम हो गए, 10 रन डिफेंड करने थे, कम हो गए। फिर उन्होंने डबल करना चाहा, 1 और विकेट, रन आउट हो गई। फील्डिंग ज़बरदस्त की हमारे फील्डर्स ने, अच्छा थ्रो फेंका डीप से, ग्राउंड बहुत बड़ा था ना, तो 2 निकाल सकते थे आप, बड़ा अच्छी फील्डिंग की। तो 2 जब आउट हो गए, 9 डाउन हो गए। फिर तो आखिरी के पास एक ही था, या तो हिट मार के जिताएगा या आउट होगा। तो उन्होंने एक लूप पे बॉल डाली और हिट मारने गया, टंग गई गेंद, हाँ, ऊपर खड़ी हो गई। उसके बाद राहत की सांस ली, मज़ा आया। लेकिन मज़ा तो आया है। अभी इंडिया का जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड भी, गिफ्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट है ये। देखिए
तो T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का स्क्वाड आ गया है और वहाँ भी धप्पा मारा है अजय तगरकर साहब की सिलेक्शन कमेटी ने, और आशाओं के बिल्कुल विपरीत। ऐसा लग रहा था कि अब तो शुभमन गिल वहाँ आ गए हैं, वाइस कैप्टन भी बन गए थे, लेकिन अचानक से उनका पत्ता कट गया है। अनफॉर्चुनेटली 2020 में जब इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हुआ है शुभमन का, तब से ये चौथा T20 वर्ल्ड कप है जो वो मिस करेंगे। शौक तो था, है ना? मैं अब क्योंकि हम लखनऊ में ही थे, टूर्नामेंट भी खेल रहे थे, तो मैंने फ़ोन अपने साथ रखा हुआ था। जब हमारी फील्डिंग चल रही थी, मुझे पता था अभी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो मुझे वैसे ही फ़ोन आया दफ्तर से, सारांश है हमारे प्रोड्यूसर, उनका फ़ोन आया कि भाई, मैं कहा ठीक है। मतलब मेरे जहन में टीम तो मुझे पता थी, एक दिन पहले हमने उसकी चर्चा भी की थी हमारे स्पोर्ट्स टुडे पे, तो मैंने कहा था टीम तो पता है हमारी, बल्कि जो थंबनेल जो था उसका था, विल इट बी द शॉर्टेस्ट मीटिंग एवर। ये हम लेके चले थे कि क्या है, आएंगे चाय पियेंगे, टीम तो है, ये लो 15, चलो निकल लो, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मुझे फ़ोन पे बोला कि शुभमन गिल नहीं, मुझे वाकई यकीन नहीं हुआ। फिर कहा कि ईशान किशन आ गए हैं, जितेश रिंकू आ गए, तो मैंने बोला यार ये क्या हो गया। फिर एनीवे हमने लाइव किया, थोड़ा समय लगा न्यूज़ को सिंक इन करने में भी, लेकिन हाँ, जिसे मैं कहता हूँ अंग्रेजी में जैसे वो कहते हैं सरप्राइजिंग था, बट उसके पहले मैं एक शब्द लगा लेता हूँ, प्लेजेंट सरप्राइज। कई सरप्राइज आपको चौंका देते हैं, घबरा जाते हो आप, लेकिन ये प्लेजेंट सरप्राइज था। क्यों? अगेन मतलब आई फील फॉर शुभमन गिल, और यहाँ पे भी मैं, बल्कि उस वक्त जब सिलेक्शन हुई मैंने कहा प्लेजेंट सरप्राइज। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी टीम बनाई जो आई थिंक आपकी बेस्ट टीम है, एक ऐसी टीम जो शायद आपको मिल ही गई थी, क्योंकि अगर आप जाएं 2024 वर्ल्ड कप में इंडिया जीती, 3 आपके बड़े खिलाड़ी चले गए, तो आई थिंक एक इंडियन फैन भी तैयार था कि यार अब जब ये 3 खिलाड़ी गए, एक स्लंप तो आएगा ही आएगा, वो जाहिर सी बात है, तो स्लंप आएगा, बेहतर हो जाओगे। लेकिन फिर वो जो टीम ने कर दिखाया, वो जो आपने 1 साल देखा, तो आपने देखा यार वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद आपको नीचे गिरना था, आप तो 2 कदम और ऊपर चले गए थे। तो मतलब अनबिलीवेबल क्रिकेट टीम खेल रही थी। फिर आपको पता नहीं क्या हुआ, T20 वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले आप क्या सूझी, आपने सब कुछ बदल दिया, जो चीज़ आपके लिए चल रही थी आपने बदल दिया। बावजूद उसके भी नतीजे आए, आप एशिया कप जीते, आप ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा था 2-3 चीज़ें नहीं चल रही हैं। एंड इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं देखो सेलेक्टर्स एक ऐसे होते हैं, इन सेलेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मुझे जितना याद आता है 25-26 साल से, तो जो मैं सिलेक्शन मीटिंग कवर कर रहा हूँ, मुझे नहीं याद आता कभी सेलेक्टर्स को बख्शा जाता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म सेलेक्टर की होती है। क्यों? और आप भी सेलेक्टर होगे, मैं भी होऊंगा, हम भी नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो नाखुश होगा, इसको क्यों नहीं लिया। तो सेलेक्टर सबसे ज़्यादा आई थिंक थैंकलेस जॉब जिसको आप कह सकते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी। पहली बार आई थिंक सेलेक्टर्स को तारीफ कर रहे हैं लोग, और उसके पीछे कारण ये है कि आपने गलती की, जो मैंने कहा T20 वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले, यानी 4 महीने पहले आपने गलती की, एशिया कप से पहले जो आप शुभमन को लाए। शुभमन की भी गलती नहीं है, लेकिन उसको लाने से काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई, पूरी तरह से बिगड़ गई। तो अब आपने अगर ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि यार मैं T20 वर्ल्ड कप में जा रहा हूँ, चलो मेरे से गलती हुई, मैं मान लेता हूँ, है ना, ये अहम की लड़ाई नहीं थे। हाँ, मतलब वो हो सकता है ईगो की लड़ाई हो जाती है, नहीं यार। और मतलब होता है, किसी का नाम नहीं लेता हूँ, हमारे कप्तान भी होते थे, बड़े अच्छे कप्तान थे, वो भी कुछ लेते थे रेडिकल डिसीजन, और उनकी क्रिटिसिज्म भी होती थी। ये वो एक टाइम पे तो वो टीम बनाते भी थे, तो अगर आप क्रिटिसाइज भी करते तो उनका ये होता था, नहीं भाई बोलने दो जिसको जो बोलना है, मुझे इस चीज़ पे विश्वास है तो मैं इसके साथ ही जाऊँगा, चाहे वो चले या ना चले। उनका टशन था, वो चलता भी था। बहुत पुरानी बात है या नहीं? बहुत पुरानी भी नहीं है, अभी हाल की भी नहीं है। मतलब होता था, रेडिकल डिसीजन लेते थे वो, फिर वो चीज़ें नहीं बदलती थी। उन दिनों सेलेक्टर्स कई इतने स्ट्रांग होते भी नहीं थे, कई बार आए हैं। आई थिंक हर सिलेक्शन कमेटी अलग रही है, तो ये भी कहना सही नहीं है कि किसी समय नहीं थी, बट वो डिपेंड करता है कौन थे चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स। एनीवे, पॉइंट पे अगर मैं वापस आऊँ, तो ये मानना कि यार हमसे गलती हुई है, ये आपका बड़प्पन है एक तरह से। और अगर आपके मन में ये था कि यार देखिए, इसके पीछे एक कारण ये भी है, चाहे आप सेलेक्टर हो, चाहे आप कोच हो, देखो निर्णय तो सबने लिया होगा, मिल के लिया होगा, कहीं ना कहीं तो आपकी नौकरी भी दाव पे है। अगर आज आप सेलेक्टर हो, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर हो, आपको पता है T20 वर्ल्ड कप में आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, नहीं जीतोगे और वो सिलेक्शन गड़बड़ हुई, ये वो, तो आपकी नौकरी तो नहीं बचने वाली। बिल्कुल।
सेम फॉर कोच। आप जानते हो इस वक्त ऐसी स्थिति है कि आई थिंक T20 वर्ल्ड कप डिसाइड कर देगा गौतम गंभीर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यार कहीं ना कहीं आपकी ये भी आपको रियलाइजेशन की अगर हमें भी हमारी भी नौकरी इससे सीधी सीधी जुड़ी हुई है तो यार ऐसी टीम भेजो ना जिसका बेस्ट चांस। बिल्कुल। तो ये आपकी अपनी खुद की गलती मानना, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो, वो एक अच्छी बात है। आपने कोर्स करेक्ट किया, आपने वही टीम वापस लेके आए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो यहाँ तक आप टीम आप अब अपनी बेस्ट के साथ जाओगे, वो अलग बात है। आप टूर्नामेंट जीतते हो नहीं जीतते हो उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता है ना। बट ये तो आप कम से कम कर सकते हो, जैसे कहते हैं ना, एटलीस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपका काम ये है मैं बेस्ट टीम डालूं, बेस्ट अपनी जो हो मेरे से बन सकता है वो वैसा कॉम्बिनेशन खिलाऊं, मेरे से जो हो सकता है वैसा मैं प्रदर्शन दूं। बाकी चीजें ठीक है। तो वो आई थिंक टॉप टीम बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स अगर देना हो ना इस टीम को, मतलब बहुत आप मीन मेक निकालना चाहें अगर, तो वैसे तो भारतीय क्रिकेट फैन होते ही हैं कि कुछ ना कुछ उनको कभी पूर्णतया आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, है ना। कुछ ना कुछ रीजंस निकल ही आते हैं। कभी कोई कह रहा है कि भाई जितेश शर्मा को ही कंटिन्यू करना चाहिए था, मतलब छोटी मोटी बातें रहती हैं। बट मेरा पॉइंट यही है कि भाई आप ईशान किशन, मतलब एक सरप्राइज़ यही है, सिर्फ शुभमन गिल को बाहर करना, ड्रॉप करना ही बड़ी चीज़। मुझे तो ये भी याद नहीं आता कि मतलब इतना बड़ा डिसीज़न पिछले कुछ सालों में आप देखें कि आपने वाइस कैप्टन उनको बनाया, आपके 2 फॉर्मेट में वो आपके कप्तान हैं, और वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं। मतलब बोल्ड भी है कई मायनों में। नहीं, बोल्ड है। लेकिन देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने ये तो अगेन मैं अजीत अगरकर के बयान पे जाता हूँ। जब उन्होंने टीम बनाई थी, जब शुभमन आए थे, तो लोगों ने पूछा था भाई शुभमन क्यों, संजू क्यों बाहर बैठे। मुझे याद आता है उन्होंने कहा था यार हम कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कुछ चीज़ गारंटी नहीं है, हम सब देखना चाहते हैं। तब लोगों को लगा यार ये तो कहने की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये सब चीज़ें कह देते हो, होगा तो अब कुछ नहीं, अब तो गिल खेलेगा ही। बट उस बात पर वो बने रहे कि हाँ उन्होंने ट्राई किया। और देखिए इसके संकेत हमें पहले ही आ गए थे। हम तो चलो मंडे के मंडे मिलते हैं, लेकिन जो हम तो रोज़ अंग्रेजी में करते हैं, मैंने वहाँ चर्चा की थी। मुझे कुछ इस तरह के फीलर्स मिले थे कि जो चौथा T20 आए है उसमें शुभमन को परेशानी ज़रूर थी, लेकिन उनको बाहर बैठाया भी गया था। जो लखनऊ में मैच था जो नहीं हो पाया, वो उसके पीछे कारण ये था कि आप 100% श्योर नहीं थे, और कहीं ना कहीं आपको एहसास हुआ शायद ये एक्सपेरिमेंट शुभमन गिल वाला नहीं चल रहा है। तो हमें जो दूसरा ऑप्शन है वो भी तैयार रखना चाहिए और देखना चाहिए। अभी टाइम है हमारे पास, कुछ 6-7 T20 आए बच गए, कि हम देख सकें कि हाँ क्या हम उस प्लान को प्लान ए बना सकते हैं संजू सैमसंग वाले को, और क्या इसको प्लान बी कर सकते हैं। तो एक ये निर्णय लिया गया था कि संजू सैमसंग को 2 मैच दिए जाएंगे। पहले मैच में वो इतना जग जाहिर नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब मुझे पता चला, हमने उसके बारे में चर्चा की और ये सवाल पूछा कि क्या वाकई ही शुभमन गिल चोटग्रस्त हैं या फिर उनको रेस्ट किया गया, ड्रॉप भी नहीं बोलूँगा, रेस्ट किया गया है या रोटेट किया गया है। मेरे हिसाब से रोटेट किया गया था, और फिर मेरा वो शक पूरी तरह से यकीन में साबित हो गया, क्योंकि आपने क्या किया अगले मैच में, और अगले मैच के अब तो ये तो मैं आपको चौथा मैच तो खबर ऐसे आई थी उड़ती मेरे पास, 5वें मैच का तो मैं आपको पूरी तरह से ये बता सकता हूँ। शुभमन गिल रूल्ड आउट नहीं हुए थे। शुभमन गिल पहुँचे हैं अहमदाबाद, वो पहुँचे इसलिए क्योंकि वो फिट थे टू प्ले। मुझे जितना पता चला मैच वाले दिन भी वो फिट थे खेलने के लिए, पर उनको कहा गया कि नहीं हम देखना चाहते हैं संजू को हम देखना चाहते तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा। तभी मुझे हैरानी हुई कि जब टीम लिस्ट आई तो शुभमन का नाम 15 में भी नहीं था, 14 में नाम था। पानी पिला रहे थे वो, लेकिन उनका नाम तो वहीं थोड़ी बहुत आपने वो हेडलाइन, हाँ हिंट्स आ गए थे, और आप थोड़ा हेडलाइन मैनेज कर रहे थे कि एकदम सडनली हम बोल दें। मैं तो कहता हूँ आपको बोल देना चाहिए था यार हम रोटेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। बट क्योंकि शुभमन गिल आपके इस वक्त टेस्ट कप्तान है, ओडीआई कप्तान है, आपने उनको वाइस कैप्टन बनाया, तो थोड़ा आप उसको हेडलाइन मैनेजमेंट थोड़ी कर रहे थे कि यार इतना बवाल ना मच जाए सीधे। लेकिन उसके ठीक बाद ही सिलेक्शन मीटिंग होती है और फिर ऐसा निर्णय लिया जाता है कि वो बाहर बैठेंगे। अगेन शुभमन के नज़रिए से मैं देखूँ तो मैंने तो ये पहले कह दिया टीम बेस्ट यही है, शुभमन को एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब मैं शुभमन के नज़रिए से देखूँ यार, 2-3 महीने पहले उनके कदमों में पूरी दुनिया थी यार। मतलब वो प्रिंस एंड टू बी किंग इन इंडियन क्रिकेट नहीं हो ही गए थे, बिग थिंग हो ही गए थे। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कदमों में पूरी दुनिया थी। आप टेस्ट के कप्तान हो, आप ओडीआई के कप्तान हो, और ये सबको पता था कि ये इस वर्ल्ड कप के बाद आप T20 कप्तान हो। तो आप जो एक समय MS धोनी होंगे, जो विराट कोहली होंगे, जो रोहित शर्मा, आप पहुंच ही गए थे वहाँ। मैं यही नहीं कह रहा हूँ, आप पहुंच ही गए थे वहाँ।
कदमों में आपकी दुनिया थी, बल्ले से भी रन आ रहे थे, टेस्ट में आप 700 रन बना के आए थे, मतलब ओडीआई में आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, एशिया कप टीम जीत गई थी, मतलब कहीं हार के नहीं आ रहे थे, ड्रीम चल रहा था। कट टू आप नहीं हो, तो कहीं ना कहीं निजी तौर पे भी यार मैं सोच रहा हूँ हाउ टफ आज के दिन होगा शुभमन गिल होना। अगर शुभमन गिल आज के दिन अगर मैं उनके साथ बैठ के 10 मिनट बिता पाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि उनके चेहरे पे मुस्कान तक भी आएगी या खुशी होगी। वो इस वक्त काफ़ी परेशान होंगे। ठीक है, वो हर विजय हजारे खेलने वाले हैं पंजाब की तरफ से, वो चंडीगढ़ में है। नहीं वो ठीक है, वो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ओडीआई के वो आपके कप्तान हैं। अब ठीक है, एंड ऑफ द डे मैं ये कह रहा हूँ कि उनके एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, उनको भी काफ़ी हेटरेट मिली, फैंस ने उनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें कही, लेकिन देखिए इसमें शुभमन गिल का कोई रोल नहीं था। शुभमन गिल ने अपने आप को, और इतना देखिए इसीलिए आप देखें कि चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, बहुत करीब है उनके अभी भी। जब ये सब चर्चा हुई थी कि इनको होना चाहिए ओडीआई टीम में, हमने ये बात की थी यार, रोहित शर्मा को बुरा नहीं लगा होगा, आपने उनसे ओडीआई की कप्तानी ले ली, रन भी बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी ये एहसास है कि शुभमन को दी गई, लेकिन ये नहीं कि शुभमन गिल ने कुछ पैतरे आजमाए पीछे कि बने। भाई इंडियन क्रिकेट में कई लोग थे जो नहीं चाहते थे उनको देखना, उसका फ़ायदा शुभमन गिल को मिला क्योंकि वो उभर के आ रहे थे, नेक्स्ट इन लाइन नज़र आ रहे थे, तो उनको मिला गया। बट अगेन आई हैव टू फील फॉर शुभमन गिल। आज वो बाहर बैठे, जैसे आपने बताया एक और T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इससे अगला सवाल बढ़ता है कि उनका क्या T20 में फ्यूचर है। यही मेरा अगला सवाल था कि चलिए आप अभी आपका फोकस जो है T20 वर्ल्ड कप पर है, लेकिन सूर्या भी मतलब सवालों के घेरे में वो भी हैं। एज अ कैप्टन तो मतलब फुल मार्क्स उनको हैं, टीम जीत रही है लगातार, बट एज अ बैटर जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमने सूर्या द बैटर को कहीं गुम किया हुआ है, अभी उन्हें ढूंढना है ना। तो अगर खुदा न खास्ता इरेस्पेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड कप रिजल्ट, आपको एक फ्यूचर लीडर तो चाहिए ना वहाँ T20 में, और आप शुभमन गिल को आप साइडलाइन करके फिर क्या मैसेज दे रहे हैं कि ओपन टू ऑल है ये? हाँ नहीं है। देखिए अब शुभमन का फ्यूचर क्या है आई एम नॉट श्योर, बट देखिए इंडियन क्रिकेट में कुछ समय पहले यशस्वी ओपनर थे, वो आज नहीं है। मैं पिछले 6 महीने में अगर आप लगा लो 6-8 महीने, यशस्वी थे, संजू थे, संजू इसमें बाहर हो गए, अभिषेक शर्मा आ गए। लोग ये भूल गए कि एक्चुअली संजू का स्ट्राइक रेट उनसे भी बेहतर था, अभिषेक से भी था, लेकिन फिर किसी को बाहर जाना पड़ा शुभमन के लिए जगह बनाने के लिए, तो उसमें संजू सैमसंग बाहर चले गए। तो ये म्यूजिकल चेयर ओपनर्स की कई ओपनर्स के साथ हुई। तो अब ये कहना कि क्या गिल बाहर रहेंगे, ये तो खतरे से खाली नहीं है ना, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में इतने बदलाव होते हैं। अभी आप कीपिंग ही देख लें, T20 वर्ल्ड कप जीते हो, पंत थे कीपर, पंत है ही नहीं है। आपके 15 में से मतलब जो 15 खिलाड़ी थे ना, उसमें से 7 शायद नहीं है इस बार। नहीं वो तो चलो कुछ रिटायर हुए, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। पंत, ईशान किशन थे नेक्स्ट इन लाइन, ईशान किशन गायब हो गए, पंत आज है ही नहीं, संजू आ गए, टॉप ऑर्डर चले गए, फिर जितेश पे आप चले गए, उससे कुछ पहले KL राहुल भी थे। तो विद इन 1 ईयर इतनी चीज़ें चेंज होगी। ओपनिंग की मैंने बात कर ली, कितने ओपनर्स बदल लिए, विकेट कीपर की बात की, कितने बदल लिए। तो ये कहना कि क्या शुभमन गिल नहीं होंगे टीम का ऐसा, ये तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हो सकता है वर्ल्ड कप के अगले महीने में वो आ भी जाए, नेवर नो इन इंडियन क्रिकेट। लेकिन अगर मैं एक ऐसा अंदाजे से आपको बताऊं कि क्या हो सकता है फ्यूचर, तो उनका T20 क्रिकेट में बने रहना थोड़ा मुश्किल है। उसके पीछे में अगर आप देखें रीज़न क्यों, क्योंकि आप देखें T20 क्रिकेट कहाँ जा रहा है, डिमांड क्या है इसकी। 5 साल पहले ना अगर यही सिचुएशन होती, यही शुभमन गिल होते, सब होते, तो मैं कहता यार शुभमन फ्यूचर है ही, चलो आपने ये वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, वो आएंगे ही आएंगे, वो कप्तानी भी करेंगे, आएंगे। बट पिछले 2 साल में जो बदलाव आया ना T20 क्रिकेट में, आप IPL में देख लो, T20 वर्ल्ड कप के लेवल पे देख लो, आप जिस तरफ जा रहे हो ना, आप अभिषेक शर्मा, संजू सैमसंग, सूर्यवंशी, आप देख रहे हो किस तरफ जा रहा है T20 क्रिकेट। मैं वही कहता हूँ, यहाँ तक T20 क्रिकेट चला गया है। विराट कोहली जो शायद इस फॉर्मेट का सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक है, 50+ वो इस जनरेशन में स्टार्ट कर रहा होता शुभमन की जगह, तो शायद स्ट्रगल करता है, क्योंकि द नेचर ऑफ T20 क्रिकेट चेंज। अब जैसे आप विराट नहीं है T20 टीम में, यानी कि विराट फिट नहीं है, यानी कि विराट रन नहीं बना सकते, आपको और हमें सबको पता है वो कर सकते हैं। क्यों वो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ कि यार जिस रफ्तार से बढ़ रहा है T20 क्रिकेट, शायद मेरी गेम को सूटेड नहीं है, और अगर मैं उस तरह की गेम खेलने लगूं तो हो सकता है मेरा ODI टेस्ट वैसा ना रहे। आई थिंक वो सेम पोजीशन शुभमन भी,
ही इज़ नोवेयर क्लोज टू विराट, वो तो है ही नहीं, विराट पहुंचने में उनको बहुत टाइम लगेगा अगर पहुंचे भी तो। लेकिन उस मोल्ड के खिलाड़ी हैं, मेरा ये कहने का मतलब है, उस तरह के खिलाड़ी हैं जो शायद 5 साल पहले खेल रहा होता T20 में एडजस्ट करता, ऑल फॉर्मेट प्लेयर होता। अब T20 क्रिकेट जिस तरफ जा रहा है, ऑल फॉर्मेट प्लेयर होना बहुत मुश्किल होगा, बहुत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप देख लें यशस्वी जायसवाल थे वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर, आज स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हर जगह नहीं फिट अपने आप को कर पा रहे हैं। वो क्या हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, विल सी, बट उनमें फिर भी वो काबिलियत है टू चेंज गेयर्स डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट तरीके से। लेकिन T20 में शुभमन का भविष्य शायद जहाँ T20 क्रिकेट जा रहा है और जैसा टैलेंट आ रहा है आपके पास, शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं अगर प्रिडिक्ट करूं तो मैं कहूँगा कि शुभमन शायद आपके ODI और टेस्ट कप्तान रहे, शायद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैटर भी रहे, काफ़ी लंबे समय तक इन टीमों की कप्तानी करें। IPL में शायद उनके कई अच्छे सीजन निकले बतौर बैटर एंड कैप्टन, पर इंडियन T20 टीम में थोड़ा टफ होगा। कंपटीशन बहुत तगड़ा है वहाँ पे, बहुत तगड़ा। अभी आप देखें ना कौन कौन लोग बाहर भी बैठे हैं, इनको चांस में श्रेयस अय्यर यस बाहर बैठे हुए हैं, तो यार बहुत मुश्किल है उनके लिए। वही बात है, आप सही कह रहे थे, शुभमन गिल को अगर आना है T20 टीम में तो अपना खेल जो है उसको बदलना भी होगा पूरी तरीके। स्ट्राइक रेट का खेल अब 180-190 तो कॉमन हो गया है। पहले जो एक प्रिविलेज हुआ करता था कि शायद ही कोई खिलाड़ी, एक ग्लेन मैक्सवेल है जो उस रफ्तार से खेलता है, रन बनाता है, अब तो नॉर्मली आप 10 में से आपके 4, 5, 6 बल्लेबाज मिल जाएंगे जो 180-190 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। ईशान किशन की वापसी, मतलब मुझे याद आता है यही दिसंबर का ही महीना था और 2022 जब उनकी डबल सेंचुरी आई थी बांग्लादेश में, तो लग रहा था कि ईशान किशन तो अब हो गया, इनका ओपनर के तौर पर जगह इनकी पक्की हो गई है टीम में। बट फिर वो बाहर हो गए, फिर बहुत सारी घटनाएं घटी। दिसंबर का ही महीना था जब उन पे एक्शन हुआ था, डिसिप्लिनरी एक्शन अगले साल 2023 में, है ना। फिर 2 साल वो टीम से पूरी तरह सीन से बाहर हुए, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले गए। बट व्हाट अ कमबैक। ईशान का वापस आना, एक तो उनकी मेहनत भी है, एक तो उनकी कमिटमेंट भी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल संजू सैमसन, शुभमन गिल का है। क्यों? क्योंकि देखिए जितेश ने कुछ गलत नहीं किया, उनको भी कुछ लिमिटेड चांस ही मिले, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ईशान का आना, और जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आना, उसमें 2 चीज़ें उनके फेवर में गई। एक तो टाइमली देखिए सैयद मुश्ताक अली का 100 आता, फाइनल में आता है, उनकी टीम जीतती है, वो आपके जहन में रहता है। दूसरी बात, जैसे ही मैं वही कहता हूँ, ये एक पजल थी इंडियन क्रिकेट और वो बैठ नहीं रही थी, एक पीस को आपने हटाया, वो थे शुभमन गिल। उससे क्या हुआ, 4 और पीसेस आपके बढ़िया से बैठ गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टीम इतनी अच्छी हुई। अब देखिए ईशान किशन क्यों आए भाई, बात तो लोग यही कह रहे हो कि जितेश थे ही यार, आप उनको रख सकते थे, बट शुभमन बाहर जाते हैं, अब आपको ओपनर चाहिए, आपके अब फर्स्ट चॉइस ओपनर हो गए संजू सैमसन। अब वो ओपनर चले गए, उससे एक पीस ये फिट हुआ, अगला पीस कौन सा फिट हुआ, आप कि जो बैटिंग ऑर्डर में आप जो फिनिशर तलाश रहे थे, जिसको आप ये संजू सैमसन को कई बार वो रोल कह रहे थे, या जितेश शर्मा को आप वो रोल दे रहे थे, वो जगह अब भरी रिंकू सिंह ने। अब आपको अब संजू का जो रिप्लेसमेंट चाहिए वो ओपनर ही हो सकता है, बिल्कुल। और तो इसलिए आपने लिया ईशान किशन। अब ईशान किशन होंगे वो, अब क्योंकि ओपनर बैकअप टॉप ऑर्डर का आ गया, अब लोअर ऑर्डर का फिनिशर कीपर तो चाहिए नहीं, तो जितेश की क्या जरूरत, जितेश तो इसलिए थे क्योंकि फिनिशर थे। अब फिनिशर आपको कौन सा चाहिए था, रिंकू सिंह, तीसरा पीस फिट हो गया बिल्कुल। तो 4-5 लोग, जितेश, रिंकू, ईशान किशन, संजू सैमसन, शुभमन गिल, 5 पीसेस एक चीज से जुड़े थे। आपने एक को हटाया, बाकी 4 अपने आप बहुत अच्छी तरह से टीम के कॉम्बिनेशन में फिट हुए। तो ईशान किशन को, जैसे मैंने कहा, किस्मत की बात है, सेलेक्टर्स ने भी कहा कि आप देखें तो ईशान इसलिए आए हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपको टॉप ऑर्डर चाहिए था, ओपनर टाइप या टॉप 3 वाला बैटर, उसमें ईशान किशन आते, प्लस उन्होंने रन बनाए। एंड ईशान का आपने सही कहा, उनको वनवास भी भेजा गया था कहीं ना कहीं। देखिए कुछ हद तक उसमें उनकी भी गलतियां थी। जब वो गए थे, वो साउथ अफ्रीका का दौरा छोड़ के आ गए थे, और मैं सहमत भी था कि यार नहीं, इनके साथ नाजायज़ किया जा रहा है, उनको आप बाहर ही बैठाए जा रहे हो, टीम के साथ ले जा रहे हो। वो थोड़े डिस्टर्ब तो थे, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और उनकी गलती भी नहीं थी। मैं भी शायद उनकी जगह होता, डिस्टर्ब होता। उस सब चीज़ों में उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया कि नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ भाई, ऐसे ही मेरे को आप ट्रीट करोगे, मैं जा रहा हूँ। दौरा छोड़ के आ गए थे, मतलब है ना, उन्होंने बोला कोई। फिर बाद में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट
खेलना छोड़ दिया। तो आप ठीक है, मैं मानता हूँ कि ईशान किशन नाराज़ थे और नाराज़गी की उनके पास वजह भी थी, लेकिन आपको पता ना BCCI कैसे देखता है, यहाँ पे आपको रूल और रेगुलेशन में चलना तो फायदे में रहोगे। हाँ, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। एक वो टो द लाइन जिसे कहते हैं वो आपको करना पड़ता है। यहाँ आप थोड़ा सा इधर उधर हरकतें करोगे आपके खिलाफ जाएगा। बड़े बड़े प्लेयरों के साथ ऐसा हुआ है। ईशान किशन तो फिर भी उतने एस्टैब्लिश प्लेयर नहीं थे, तो वहाँ पे उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जैसे मुझे लगा कि कई बार होता है आप थोड़े डाउन एंड आउट होते हैं, आप आओ कुछ दिन थोड़ा सा ऑफ लो, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में आओ वो नहीं थे। फिर एक दो बार हुआ कि वो कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे थे उसी टाइम, है ना, तो काफ़ी इश्यूज हुए, तो उसकी उनको पनिशमेंट मिली। लेकिन फिर जब उन्होंने वापस डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना रिस्पेक्ट देना शुरू किया, वो लगातार खेल रहे हैं, खेलने लगे और फिर उनके वहाँ रन आए, तो आई थिंक फिर मैं यहाँ जाऊँगा उन लोगों की तरफ जिन्होंने कायदे कानून डाले। और मुझे ये पता चला था कि अजीत अगरकर जो चेयरमैन और सेलेक्टर थे उनके थे कि नहीं भाई खेलना पड़ेगा, सब बराबर है, सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, विराट हो या रोहित हो, अभी खेल रहे हैं ना विजय हजारे, कोई भी हो खेलना पड़ेगा। उनको खेलना पड़ा था रणजी ट्रॉफी, कुछ भी हो। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि जब आपने ईशान किशन को इस चीज़ के लिए पनिश किया या श्रेयस अय्यर को इस चीज़ के लिए पनिश किया, तो आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी बोल दिया कि नहीं भाई आप भी फॉलो करो, नहीं तो आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो चीज़ अच्छी लगी। आई थिंक प्लेयर्स भी ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार, ये मेरे साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ये एक नियम इन्होंने सेट किया है, सबके लिए है भाई। विराट भाई भी आ रहे हैं खेलने, है ना, रोहित भाई भी जा रहे हैं खेलने, तो यार मुझे भी करना। तो जहाँ उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई, वो उन्होंने खेलना शुरू किया, रन बनाया, तो देन नेचुरल चॉइस है यार। हालांकि मुझे उनका याद आता है, अगेन वो लक की बात है, सैयद मुश्ताक अली उनका ठीक ठीक रहा है, हमें वो ये 100 याद है, और उनकी एक और पारी अच्छी आई है पूरे टूर्नामेंट में, 500 प्लस रन उनके हैं टोटल। हाँ, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 197। एग्जैक्टली, उनका स्ट्राइक रेट एक चीज़ है, वो है। IPL भी उनका हाँ बहुत वो नहीं, एक सेंचुरी आई थी उनकी, फिर बस उसके अलावा कुछ नहीं आया। तो कंसिस्टेंसी नहीं आई है उनकी तरफ से भी। लेकिन इस वक्त आप देखें तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन ही थे टॉप ऑर्डर। और टॉप ऑर्डर के एक ऋषभ पंत थे, लेकिन उनका खुद का फॉर्म आपने देखा IPL में कैसा है। वही अगर ऋषभ ढेर सारे रन बना रहे होते तो शायद आप उनके बारे में सोचते भी। लेकिन आई थिंक राइट नाउ ईशान किशन, वही कहते हैं कई बार सारी चीज़ें सही समय पे आ जाती हैं और वो टीम में आ गए, काम कर जाती है। और ये अच्छा भी एक मैसेज, एक हफ्ते पहले आपने ईशान किशन से पूछा होता आप आएंगे T20 वर्ल्ड कप टीम में, वो हंसते। उसी समय आपने शुभमन गिल से पूछा होता कि आप खेलो, आप नहीं होगे T20 टीम में, वो भी हंसते। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट शुभमन गिल तो अभी कॉम्बिनेशन, ये जो शब्द है ना, उससे बहुत नफरत कर रहे होंगे। नहीं यार देखिए, गलत तो नहीं है ना, कॉम्बिनेशन तो आपने देखा ही है ना। मैं आपको खुद मैं सेलेक्टर्स की नहीं मान रहा, मैं कप्तान की नहीं मान रहा, बट मैं ऑब्वियसली अगर आप अभी टीम देखो, क्या गड़बड़ क्या आ रही थी टीम में। एक गड़बड़ आ रही थी कि आपका पावर प्ले में वैसा स्टार्ट नहीं मिला था जैसे आपको चाहिए था, तो आप संजू को लाओगे, वो चीज़ सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। दूसरी आपकी प्रॉब्लम आ रही थी फिनिशिंग में, हार्दिक के अलावा आपके पास कोई नहीं था। आप शिवम दुबे को फिनिशर बना रहे थे, वो उनसे हो नहीं रहा था। शिवम के सारे जब भी रन आए, चाहे इंडिया के लिए आए हो चाहे चेन्नई के लिए आए, वो 4 नंबर पे बैटिंग करते थे। आप उनको 7-8 बना रहे हो, वो कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। जितेश का भी थोड़ा मिक्स बैग आया, रिंकू स्पेशलिस्ट है उस चीज़ के, कर चुके हैं पहले भी। तो अब आप देखें, जैसे अब मुझे रिंकू भी तो चाहिए ना, वो चीज़ मुझे फिट करनी है, मैं रिंकू को लाऊंगा, तो कॉम्बिनेशन ही है, एक्चुअली है। मैं कह रहा हूँ, मैंने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी, और बाय द वे मैं अब आपको जो मैं आपको बताया, मैं लखनऊ में था, एक खबर तो मुझे पड़ी, तो जब मेरे से पूछा गया, मैंने यही चीज़ें कही कि यार आपको क्यों लगता है, तो मैंने लॉजिक यूज़ किया, भाई आप और मैं भी सेलेक्टर होते जब टीम बनाएंगे, या कप्तान होते या कोच होते, सबका योगदान है, तो आप हर चीज़ देखते हो ना। मेरे को इस वक्त क्या चाहिए यार, मुझे एक थोड़ा अग्रेसिव पावर प्ले का ओपनर चाहिए, चलो इससे शॉर्ट हो रहा है। अब मुझे यार एक फिनिशर चाहिए, नहीं हो रहा भाई, दुबे का नहीं चल रहा है यहाँ, जितेश से भी वैसे रन नहीं है, मेरे को फिनिशर चाहिए। फिनिशर कौन था? रिंकू भी बाहर क्यों गए थे, उनकी कोई गलती थोड़ी, तो बाहर बैठे थे, मैच खेलते नहीं थे। एशिया कप का खेले हैं, चौका मार के जिताया है, ऑस्ट्रेलिया में खेलना था, वो वॉश आउट हो गया, मौका ही नहीं मिला, वहीं से बाहर हो गए वो, तो सेंस तो नहीं था। नेक्स्ट इन लाइन तो वही थे उनका। अच्छा अभी नहीं, वो T20 वर्ल्ड कप में यशस्वी की तरह वो भी बैकअप थे, बिल्कुल फिनिशर, जो आप जीते हो, तो यार उनको तो होना चाहिए था। तो फिर जैसे ही आपने वो किया, आपका बैलेंस सब सही हो ठीक बैठ जाता है। हाँ, 2 बातें मुझे एक तो नजर आ रही है, एक जो
अजित अगरकर की आपने बात करी, उन्होंने कहा मतलब एक मैनेजमेंट का एक कलेक्टिव डिसीजन था कि सुपरस्टार कल्चर जो है इसको ख़त्म करना है। तो शुभमन गिल को ड्रॉप करके आपने उस बात को भी पुख्ता किया है कि भले से आप 2 फॉर्मेट के कप्तान भी हो, इस फॉर्मेट के उप कप्तान भी हो, बट आप सिर्फ इस वजह से नहीं खेलोगे, परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। और कॉम्बिनेशन वाली जो बात थी, मुझे लगता है अजित अगरकर ने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक इसको आंसर करने की कोशिश की। कॉम्बिनेशन तो ठीक है, बात सही है, बट परफॉर्मेंस भी तो है ना कहीं शुभमन गिल एक्सपेक्टेड लाइंस पे परफॉर्म नहीं कर पाए। नहीं, वो तो 100% रीज़न है कि आप नहीं, कॉम्बिनेशन का देखें ना, कनेक्शन वो है, परफॉर्मेंस नहीं है तभी ड्रॉप हुए, कॉम्बिनेशन को ऐसे ड्रॉप नहीं हुए। मेरा ये कहने का मतलब है कि पहला कॉल उनको नहीं लेने का क्या है, परफॉर्मेंस है। आप थोड़ी कहते हो कि नहीं ये परफॉर्म कर रहे हैं, हमने ड्रॉप किया, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। नहीं, आप रन नहीं बनाए भाई, कॉम्बिनेशन फॉर्म पहले, परफॉर्मेंस पहले, फिर कॉम्बिनेशन। तो अब आप कहते हो कि ये नहीं परफॉर्म कर रहा तो ये बाहर जाएंगे। अब जैसे ही एक आदमी बाहर गया, अब आपको मैंने वही चीज़ तो आपको कॉम्बिनेशन रिप्लेस किया, ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो गई। हाँ, नहीं, वो कॉम्बिनेशन फिर आपको सोचना है। देखिए, जो भी आपने पहले भी टीम बनाई हो, आई थिंक वो कॉम्बिनेशन देखते ही बनाई, पर शायद उस वक्त आपको ऐसा लगा कि नहीं, शुभमन एज एन ओपनर विल डू वेल। हो सकता है, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, मैंने अग्री ना किया, आपने ना किया, बट कोई और किसी को लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। वो टॉप और अच्छे बैटर तो है ही। वो जब नहीं चला, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं चला, तब आपने चेंज किया। फिर आपने देखा, अच्छा मैं एक शख्स को निकाल रहा हूं, तो मैं टीम का कॉम्बिनेशन कैसे फिट करूंगा, कौन ओपनर जाएगा, अच्छा इसको मुझे वहां भेजना पड़ेगा, तो यार ओपनर तो मेरे पास बैकअप हो गया, नीचे कम पड़ गया, क्या करूं, इसको लाओ। अरे यार फिर तो जितेश यार, उसका ऐसे उसने कुछ करा नहीं है बुरा, लेकिन अब मुझे लाना पड़ेगा किसी टॉप ऑर्डर को। वो सब चीजें, वो है कॉम्बिनेशन। शुभमन का ड्रॉप होना इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परफॉर्मेंस, 100%। आई थिंक वही रीजन है। नहीं तो अगर वो रन बना रहे हो तो थोड़ी आप किसी को ड्रॉप कर सकते हो, ये कहते हैं कि कॉम्बिनेशन है, सवाल ही नहीं है। तो फिर तो बट वहीं से एक और सवाल उठता है कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर शुभमन को तो आपने ड्रॉप कर दिया, बट वही परफॉर्मेंस आपके कप्तान का भी नहीं आ रहा है। बट मैं वही कह रहा हूँ, इस वक्त इतना क्लोज टू द वर्ल्ड कप, वो भी बहुत डेंजरस कदम हो। इस वक्त ना आप पैनिक कर जाओगे, मेरे को ऐसा लगता है कि आप शुभमन जो आपके वाइस कैप्टन थे, देखें अगर शुभमन के रन आ रहे होते, मैं ऐसे कह रहा हूँ, और अगर आपको रिस्क लेना भी था तो शायद आप फिर भी रिस्क ले जाते कि मैं स्काई को आउट कर दूंगा, इसको कप्तान बना के। वो कम रिस्क है, क्योंकि इतना आप पैनिक नहीं कर रहे, आपका उपकप्तान ही बना है, और कोई किसी को फॉर्म के लेके चिंता थी आप करोगे, आपने उपकप्तान को भी हटा दिया है। इस वक्त आप कप्तान भी बदल दोगे ना, फिर आप तितर बितर हो सकते हो। मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। आई डोंट थिंक वो एक समझदारी वाला कदम होगा। वही मैं कह रहा हूँ, इससे भी शुभमन का रन ना बनाना भी स्काई के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद एडवांटेज हो गया, क्योंकि वो दबाव थोड़ा इन द सेंस कप्तानी को रखना कम हुआ, क्योंकि आप इतने बड़े कॉल थोड़ी लोगे, कप्तान उपकप्तान दोनों बाहर कर दिया। वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आप नहीं कर सकते ये। देखिए एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट्स भी देखने, टीम जीतती आ रही है, नॉन स्टॉप जीतती आ रही थी। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर शुभमन के ढेर सारे रन आ रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट चल रहा होता, शायद आप इस बारे में सोचते कि नहीं यार स्काई का नहीं आ रहा, बड़ा लंबा चांस हो गया, चलो गिल आपको तो पता ही है, आप वैसे ही हर जगह कप्तानी हो, नेक्स्ट इन लाइन, चलो कप्तान साहब ने डिसाइड किया कि यहाँ यार हमको ये चेंज करना है। फिर आप अब कप्तान भी चेंज करोगे तो फिर प्रॉब्लम। बट सूर्या के रन क्यों नहीं आ रहे हैं यार, ये तो कोई स्पष्ट कारण नज़र नहीं आ रहा है। मुझे सही कह रहे हैं आप। मुझे नहीं पहले मुझे एक टाइम लगा कि ज़्यादा एडवेंचरस हो रहे हैं, फिर रन नहीं आ रहे, फिर 1-2 जगह उन्होंने थोड़ा कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने की कोशिश की, फिर भी रन नहीं आए। आई डोंट नो, 2 ही चीज़ें हो सकती है। मैं उस दिन इस पर बात कर भी रहा था, मैं सोच रहा था जब कुछ आप ना कोई खिलाड़ी जैसे शुभमन है, शुभमन आउट हो रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ क्यों हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार ये शायद उस तरह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए नेचुरल गेम नहीं है, इसलिए ये आउट हो रहे हैं, है ना। कई बार बैटर आउट ऑफ फॉर्म लगता है, टाइम ही नहीं कर पा रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। स्काई के साथ वो भी नहीं है, वो शॉट लगा देते हैं, वो कई बार एक्स्ट्रा एडवेंचरस होके आउट हो जाते हैं। मुझे लगता है 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। एक, आई डोंट नो, क्या मेंटली भाई वो हंसते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहते हैं, कई बार वो नर्वस लाफ्टर भी होती है, क्या वो दबाव महसूस कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर महसूस कर रहे हैं, शायद इसलिए रन नहीं आ रहे, वही हो सकता है, थोड़ा मेंटली इशू हो सकता है। या कप्तानी का प्रेशर, कोई कप्तानी के अंडर भी हमने नहीं देखा इतना करते, या ये सब नहीं है, इज ही कैरिंग एन इंजरी, पता नहीं। इंजरी कई बार होता है जो आपको, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद मतलब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि क्या सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हैं कलाइयों में या कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि उनकी जो पहली भी इंजरी थी वो बहुत समय तक छुपी हुई थी, किसको पता नहीं था। वो जब ऐसा हाल हो गया था, जब उन्होंने हर्निया या किसका, तो जब बहुत ही
ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो नहीं खेल सकते थे विदाउट गेटिंग इट ऑपरेटेड, तभी वो उस पर गए थे। कई बार होता है ना आपके पास कोई इंजरी होती है कि नहीं यार अभी मैं सर्जरी पे जाऊंगा तो वर्ल्ड कप तो गया, बिल्कुल मैं नहीं अभी चांस ले रहा हूँ, मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा उसके बाद कॉल लूंगा जो होगा। हाँ, और उसके बाद IPL भी है, अभी फ्रेंचाइज भी आपको नहीं छोड़ेगी। तो अब आप अगर ब्रेक ले सकते हो तो वो आफ्टर IPL है, वो ले सकते। कई बार आप यार होता है ना, आप चेस करो मुझे करना है, शुभमन गिल के गर्दन में इशू था लेकिन उनको टेस्ट खेलना था, पहुंच गए थे वो गुवाहाटी, वो तो हाल ही बिल्कुल बुरा था तो वो नहीं खेले। लेकिन रिस्क लेता है प्लेयर कि नहीं यार मेरे को खेलना है, ये मैं नहीं बैठ सकता। गिवन दैट इतना कंपटीशन है, आप एक बार बाहर होते हो तो फिर पता नहीं आप पाओगे नहीं आ पाओगे, ये सब चीज़ें हैं। सो आई होप कि ना हो, इंजरी का कोई इशू ना हो, एंड आई होप कि ऐसी ही चीज़ हो कि यार वन ऑफ दोज बैड फेजेस, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जो आपके लिए टर्न अराउंड हो सकता है, आपके लिए अच्छे संकेत ला सकता है वर्ल्ड कप आते आते। पर अगर इंजरी का इशू है या कप्तानी का दबाव, इनमें से कोई कारण, तो फिर वर्ल्ड कप में ज़्यादा उम्मीद करना मुश्किल है। एक आध चीज़ और है जो हमने देखा अभी पिछले कुछ सीरीज़ में, जो मिडिल ऑर्डर में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या अब हो गया वहाँ भी आपने मतलब जो करना था आजमाना था आजमा लिया? हाँ, आई थिंक सो। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक तरीके से हम देख लें तो ड्रेस रिहर्सल ही है आपका, तो उसमें आप एक सेटल्ड वो देखेंगे प्लेइंग 11 या फिर वैसे ही? नहीं सेटल्ड, आपको वही कह रहा हूँ, गिल के जाने से देखें सब सेटल्ड हो गए। अब आप फिनिशर भी खिला सकते हो, शिवम दुबे ऊपर जा सकते हैं, फिनिशर आपके यहाँ आ सकते हैं, संजू ओपन कर रहे हैं, सॉर्टेड, 3 स्लॉट शॉट। प्लेइंग 11 एक बना लें, आप बना लें, आपके होंगे संजू सैमसंग, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे 5, हार्दिक पांड्या 6, रिंकू सिंह 7, अक्षर पटेल 8, एक स्पिनर खेलेगा कुलदीप वरुण में से 9, 2 आपके फास्ट बॉलर। उस हिसाब से तो अभी वरुण ही आगे चल रहे हैं। बहुत ही टर्निंग ट्रैक हो तो आप एक और फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर सकते हो अर्शदीप की जगह पे। हाँ, अर्शदीप की जगह, और आप कुलदीप भी लो, मानो कुलदीप वरुण दोनों, बुमराह, हार्दिक, शिवम दुबे 3, मतलब जो बहुत ही टर्निंग ट्रैक में, जैसे आप दुबई में खेल रहे थे यही कॉम्बिनेशन से खेल रहे थे। इंडिया में क्योंकि फ्लैट पिचेस होती हैं, ढेर सारे रन मिलते हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ले आते हो जो अर्शदीप होनी चाहिए, ये आपका कॉम्बिनेशन होगा। बट 3 स्पिनर्स खेलते हैं अगर, तो अक्षर और वरुण तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वरुण तो खेलेंगे ही, वरुण और अक्षर खेलेंगे क्योंकि वाइस कैप्टन भी अक्षर हैं। तो ऐसे में कुलदीप और वाशी के बीच टॉस होगा कि अगर 3 खिलाने हैं हमें स्पिनर्स, तो वहाँ कुलदीप को खेलना चाहिए ना। देखें इंडिया सिर्फ आई थिंक वाशी सिर्फ खेलेंगे जब अक्षर नहीं होंगे, अगर कुछ उनको इंजरी हो, वो उनके बैकअप है। इंडिया की प्रॉब्लम है भाई, वैसे आप पूछे तो आंख बंद करके कुलदीप वरुण दोनों को खेलना चाहिए, वो क्यों नहीं खेल पा रहे? क्योंकि आप कहते हो हमें 8 तक बैटिंग चाहिए, 8 तक बैटिंग करने के लिए आपको अक्षर खिलाना ही है, तो अब वो 8 पे खेल रहे हैं। अब आपके पास 9, 10, 11 3 ही स्लॉट बचे, तो उस 3 स्लॉट में या तो आप 2 फास्ट बॉलर रख लो और एक स्पिनर वरुण, या 2 स्पिनर रख लो, एक फास्ट बॉलर रख लो। वो आप बेस्ड ऑन योर कॉम्बिनेशन ऑफ द पिच, बहुत ही ड्राई सरफेस है, टर्निंग ट्रैक है, पुराना चेन्नई टाइप ग्राउंड है, तो आप खिला लो एक और स्पिनर, तब कुलदीप भी आ जाएंगे। नहीं तो फिर आपको यही आपका कॉम्बिनेशन होगा। ईशान किशन का जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है, मेरे मन में लालच है, क्या प्लेइंग 11 में उनको एडजस्ट किया जा सकता है? नहीं कर सकते, वो टॉप ऑर्डर बैटर है। आप देखें ना, उससे आप सबको फिर आप वही परेशानी कर रहे हो, फिर क्या होगा, वो 3 पे आ गए, वो 3 पे आ गए, तिलक 4 चले गए, स्काई 5 पे हो गए, सब आउट ऑफ पोजीशन हो गए सब। फिर शिवम दुबे अगेन आउट ऑफ पोजीशन 6 हो गए, हार्दिक 7, गड़बड़ हो गई, पूरी टीम गड़बड़ हो गई। आप वो मत करो, वही तो बैकअप है सिर्फ, बैकअप ही होना पड़ेगा, संजू ईशान में से एक ही खेलेगा जो ओपन करेगा, यही आपके पास ऑप्शन है। बाकी देखिए, तिलक हैज़ टू बी 3, वो उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, स्काई 4 से नीचे फायदा ही नहीं है, दुबे भी 5 से नीचे आप मत ही खिलाएं, तो फिर आप यही आपके पास ऑप्शन। मेरे मन में एक सवाल ये भी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है, आखिरी मौका है स्काई के लिए भी, मतलब रन्स के बीच आने का। आप रन बना के जाते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेकर के जाते हो, तो क्या तीसरे नंबर पर स्काई को थोड़ा ट्राई करना चाहिए? हम जानते हैं कि तिलक फॉर्म में है, रन उनके बल्ले से निकल रहे हैं, तो क्या पूरी सीरीज़ में स्काई को नंबर 3 ट्राई करना चाहिए? मैं तो सोचता हूँ नॉट अ बैड आइडिया, आप कर सकते हो, बट मुझे लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नहीं, तिलक 3 पे रहेंगे, मैं 4 पे हूँ। एंड आई थिंक आपको फिर वही चीज़ करनी चाहिए जो आप वर्ल्ड कप में करोगे। अब वो मत करो, 3 पे मानो रन आ गए, फिर 4 पे आपको जाके बैटिंग करनी है, तो क्यों? तो बेहतर है कि 4 पे ही आप करो। मैं तो मानूंगा आप जिसकी जो पोजीशन है आप खेलो, कुछ चुनिंदा T20 मैचेस बचे,
वर्ल्ड कप से क्या प्रॉपर सेटल हो जाओ आप और उसी पे अपना Exactly. ट्राइड एंड टेस्टेड उस पे चलो आगे बढ़ो। नहीं सही बात है। तो जो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड था, मुझे लगता है सिलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले अजित अगरकर और गौतम गंभीर ने शिवाजी फिल्म देखी रजनीकांत की, अच्छा है ना, अगले क्यों हिला डाला ना। हिला तो डाला है पर गौतम गंभीर नहीं थे उस सिलेक्शन मीटिंग में, नहीं थे। हालांकि वो उनके बिना, और मैं सरप्राइज हूँ कि कोच होता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है राहुल द्रविड़ तो होते थे, उनकी तस्वीर भी होती थी ना, वो कई एक बार होती थी। पिक्चर आती थी, और और मैंने होना भी कहीं चाहिए। पढ़ा भी है कि बीसीसीआई मतलब ऐसा उनके रूल हैं कि कोच का होना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी किसी हाँ। कोच को दिया जाता है कि आप रह लो, नहीं, बुलाया but जाता है क्यों, कई बार। मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों ऐसा, क्यों किसी कोच को बुलाया जाता है किसी को नहीं? नहीं, गंभीर को बुलाया जाता था ना, बीजीटी में तो थे ये, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, स्क्वाड सिलेक्शन तो में, बाकी वही- में भी रहते हैं। तो क्यों नहीं थे? ये तो आप बताइए, आपको कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। नो आइडिया। देखिए उनके इनपुट के बिना कोई चांस ही नहीं टीम बनी हो, 100% उनका इनपुट रहा होगा, एंड होना भी चाहिए एज अ कोच। कप्तान तो वहाँ थे ही, आपके सेलेक्टर्स थे, बस यही 3 लोग हैं। शुभमन गिल का जहाँ तक मुझे पता है कि उनको शायद कोच ने ही बताया था, वो 5वें मैच में वो खेलना चाहते थे, अहमदाबाद वाला मैच, पर उनको कहा गया नहीं हम संजू को देखना चाहते, लेकिन तब भी उनको एहसास नहीं था कि वो सेलेक्ट नहीं होंगे। अब ऐसे सुनने में आ रहा है कि मीटिंग ऑफिशियली शुरू होने से पहले एक अनऑफिशियल मीटिंग भी होती है इसमें बताते हैं कि इन मुद्दों पे अपन यार इस पे करेंगे, क्या लग रही है टीम, क्या है अभी, आपको क्या लगता है, आपस में वो लोग थोड़ी टीम बना लेते हैं, फिर आप सेक्रेटरी और कप्तान या कोच के साथ बैठते हो, तो उसमें शायद बन गई थी टीम विदाउट शुभमन, और एक एज अ कर्टिसी बिकॉज वो एक आपके कप्तान हैं टेस्ट और ओडीआई के, उनको फ़ोन करके बताया गया था कि आपको हम नहीं कर पा रहे हैं सेलेक्ट, और फिर मीटिंग हुई थी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो शुभमन को अहमदाबाद तक कोई आइडिया नहीं था कि वो टीम में नहीं होंगे। यही होता है, मतलब अचानक से बम फोड़ दिए जाते हैं। बट मुझे इसी से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि लास्ट टाइम कोई याद आ रहा हो ऐसा कोई बड़ा फैसला, किसी बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया हो? जैसे मतलब मैंने सुनी है, मुझे पता नहीं कहानियाँ, कि एक बार कपिल देव साहब दिल्ली के टेस्ट मैच में एक लापरवाह शॉट खेल करके आउट हो गए, तो अगला कोलकाता टेस्ट में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। इस वजह से एक लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने का उनका वो भी था, नहीं हो पाया था। याद आता है आपको? कोलकाता में फिर फैंस आए थे पोस्टर्स लेके, नो कपिल नो टेस्ट ऐसा कुछ, है ना? और गावस्कर साहब की बड़ी हूटिंग हुई थी, वो कप्तान थे उस वक्त। बड़ा प्लेयर ऐसा ड्रॉप होना, मतलब नेक्स्ट जो याद आता है वो थोड़ा हंगामा जब हुआ था, जब धोनी कप्तान थे और गंभीर, सहवाग और सचिन को बोला गया था हम रोटेट करेंगे, एक वो चीज़ याद आती है, बड़ा उसको लेकर बवाल मचा था। हाँ, उससे बड़ी वो हुआ था जब सौरव गांगुली कप्तानी उनसे ले ली गई थी, जिम्बाब्वे टूर के, जब मैं था वहाँ पे हरारे में, वो ऐसा एक बहुत बड़ा था, और उसके बाद ड्रॉप हो गए थे, फिर उन्होंने कम बैक किया था काफ़ी समय बाद, वो एक 2006-07 में हाँ वो था एक्चुअली, वो बहुत बड़ा इशू था, बहुत मतलब बहुत डोमिनेट किया उसने हेडलाइंस को बहुत। उसके अलावा कोई सिलेक्शन को लेके याद आता है तो वो है विराट कोहली का ओडीआई कप्तानी चला जाना, वो चला छोड़ना जाना, नहीं चाहते हाँ थे। वो छोड़ना नहीं चाहते, तो वो एक नेक्स्ट बहुत बड़ा इशू बना कि क्या, बीच में एक इशू था जो MS धोनी को डिसाइड कर लिया था सेलेक्टर्स ने हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन फिर एन श्रीनिवासन ने वीटो लगाया, बोला नहीं, उनसे कप्तानी ली जा रही थी 4-0 जब अब 2 हारे थे, हाँ 11 में, हाँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 11 में, वो एक बहुत बड़ा इशू था। फिर मोहिंदर अमरनाथ ने छोड़ दी थी कि भैया आप वीटो करोगे और हमारी नहीं चलने दोगे तो मैं आई डोंट वांट टू बी अ पपेट, तो वो छोड़ गए थे। और इससे बड़ा फिर ये IPL में जो रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई थी, वो जब हार्दिक पांड्या आए, वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल तरीके से हुआ था। हाँ, तो यही हैं, ये बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। वैसे एक बार वो हेडलाइंस वो भी आई थी ना 3D बैटर वाला, अंबती रायडू, हाँ वो भी था, लेकिन वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़े मतलब उस हिसाब से कप्तान नहीं थे ना, हाँ वो इशू हुआ था, बट उस लेवल की जो आप, क्योंकि आपने उदाहरण भी दिया कपिल देव वाला, उस लेवल का तो वो सौरव गांगुली अगला याद आता है। सो हेडलाइन भी अखबारों के बनते थे ना, शायद मुझे याद आ रहा है, मैं बहुत छोटा ही था, RP सिंह का सिलेक्शन हुआ था उसी टूर पे, हाँ 11 में मैं था उस टूर पे इंग्लैंड, हाँ। तो अगले दिन अखबारों में इस तरह की, हिंदी अखबारों में इस तरह की सुर्खियाँ निकली थी, दादा पर भारी पड़ा रुद्र का प्रताप,
इस तरह के हेडलाइंस बनते थे उस समय। अच्छा 11 में जब वो आए थे टेस्ट सीरीज में, क्योंकि जो ये 4-0 आप इंग्लैंड में हारे हो, जब धोनी कप्तान थे तो 11-12 प्लेयर तो इंजर होके वापस जा चुके थे। तो आरपी सिंह को बुलाया गया था, जहीर खान जो वो यूएस में थे, यस आए थे, मतलब पूरी तरह से फिट भी नहीं थे उस वक्त। पहली गेंद इतनी वाइड डाली थी उन्होंने। तो ये है, थोड़ा उस पर बात कर लें। अंडर 19 में चर्चा हो रही है उसकी, है ना, क्योंकि भविष्य के बहुत सारे सितारे वहाँ खेल रहे थे। वैभव सूर्यवंशी, आयुष महात्रे, है ना। तो बड़ी हार हुई है, 191 रन से हारे आप भारत, और बहुत मतलब गर्म माहौल में खेला गया। तो उसको लेकर के भी एक डिबेट चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वैभव सूर्यवंशी का जो मतलब आउट होने के बाद जो उनका रिएक्शन था वो जस्टिफाइड नहीं था। कुछ लोग उसको कह भी रहे हैं कि नहीं, उधर से भी अब्यूज़ किया गया तो उन्होंने भी जवाब दिया। इन सब बातों को देखते हुए भी देखें, परफॉर्मेंस पर नज़र डालें। इसकी आपको जड़ तक जाना पड़ेगा। ये हुआ है एशिया कप से, एंड आई एम सॉरी, मैं तब भी ये बात कर रहा था, और मैंने एशिया कप जब ख़त्म हुआ तब भी बात की। तब हम भी काफ़ी पेट्रियाटिक थे, हमने काफ़ी चीज़ें कही, खिलाड़ियों ने भी किया। बट देखिए, आपने वो बेंचमार्क अब सेट कर दिया है, दोनों टीमों ने कर दिया है, इंडिया ने भी किया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी हरकतें की। अब आप मुझे बताओ, ये अंडर 19 के लड़कों ने तो देखा ना क्या हुआ। इंडिया ने शेक हैंड नहीं किया, हारिस राउफ ने हवाई जहाज के वो बनाए, कोई कह रहा है बंदूक करी किसी ने, है ना, कोई वो 6-0 किया प्रैक्टिस में, मतलब डेडिकेट किया कि मैं अपने आर्म फोर्सेस को करता हूँ। हर टीम के हर खिलाड़ी ने अलग अलग चीज़ें की। अब जो आपका अपकमिंग प्लेयर है वो तो देख के आया है ना, उसको तो अब वही लगता ही है कि क्रिकेट नहीं खेलने जा रहा हूँ मैं, सरहद पर लड़ने ही जा रहा हूँ, कि आप ही ने वो माहौल बनाया एज सीनियर टीम्स एशिया कप में। तो ये अब जो हो रहा है इस पर किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। बट क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप क्रिकेट खेलते हो, आप जीतना चाहते हो, अपनी कंट्री के लिए आप खेल रहे हो, ठीक है, पाकिस्तान के साथ और भी आप जोश से खेलते हो, ठीक है। इससे पहले भी काफ़ी होते थे यार, हमने बड़े मैचेस देखे, टेंस एटमॉस्फेयर में भी होते थे, बट हर वक्त ये नहीं होता था। कभी कभी इक्का दुक्का केसेस हो गए, बहुत हो गया। वही हम 96 का आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद की बात कर रहे हैं, मतलब उतना ही होता था। उसके अलावा वकार यूनिस को भी जडेजा ने छक्के मारे थे, कुछ इस तरह का बिहेवियर तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद भी आपने वर्ल्ड कप मैचेस कई खेले, ऐसा नहीं हुआ। बट अब हर आदमी जो खेलता है उसको लगता है मैं अब खेलने नहीं जा रहा हूँ, मैं बंदूक लेके सरहद पर लड़ने जा रहा हूँ, तो आई एम द सोल्जर। तो बिहेव वैसे ही करता है। तो वही चीज़ें आ रही हैं, तो अब सरप्राइज मत हो, ये हमारी देन है, ये हमारी, मतलब जो सीनियर टीम ने किया, मीडिया भी उसमें शामिल हुआ, है ना। आग में तो घी हमने भी डाला है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो अब ये वैसे ही होगा, फिर वो गेम नहीं रहेगा। आप मेरे से एज ए न्यूट्रल पूछे तो मैं स्पोर्ट्स के मैदान पर ये देखना नहीं चाहता। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप फुल जोश से गेंद डालें, बैटिंग करें, सेलिब्रेट करें, वो सब है। इस तरह की चीज़ें ट्रिक्स जो हैं इस तरह की। और उसमें क्या हुआ है, अब जैसे कह रहे हैं, अब इस आप इंसिडेंट पे आ जाए, इसने कहा, उसने नहीं कहा, ये हुआ, वो हुआ। अब आप पॉइंट पे आ जाए, पहले पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, उनके भी जब प्लेयर आउट हुए तो मैं भी देख रहा था, हमारे फास्ट बॉलर्स बड़ी जोश से कर रहे थे। तो सेम चीज़ जब आप आउट हो गए तो वो भी करेंगे। अब किसी ने एक्स्ट्रा क्या कहा वो मैं यहाँ से कैसे बताऊँ, हो सकता है किसी ने कहा। मेरा कहने का मतलब, आप हार रहे थे, मैच हार रहे हो, आउट हो रहे हो, अगेन मेरा भी ये असूल है, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, कई बार राइवलरी होती है, अभी आपको मैंने बताया टूर्नामेंट होता है, और ठीक है वो इंटरनेशनल लेवल नहीं है, पर आपको पता है जोश तो हर जगह जहाँ भी खेलते, आउट हो गए ना, चुपचाप चले जाओ यार, चुपचाप चले जाओ। बॉलर से लड़ने का कोई फायदा नहीं, आप आउट हो चुके हो, आप कुछ कर नहीं सकते। जो भी दे रहा है, दे रहा है, एग्जैक्टली। अंपायर है, वो देख लेगा, जो है वो देख लेगा। आपको अगर कोई इशू है, आप जाके अंपायर को बोल दो कि यार प्लीज़ आप देख लीजिए, आप वहाँ चले जाओ, डोंट हैव, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो होनी, बट इन सब के चीज़ मैं आपको वही बताता हूँ, आपको अब अगर टीम आएगी तो टीम को फोकस ये करना चाहिए ना, आप हारे कैसे हो, आप एक तरफा मैच हारे हो। आप क्यों हारे हो, ये नहीं कि पाकिस्तानी बॉलर्स कुछ ऐसा कर रहे थे, आप हारे हो क्योंकि आपने गंदी बैटिंग की है, बहुत खराब बैटिंग। आप ऐसे खेलने गए हो, ठीक है, 350 रन आपने चेज करने, बड़ा टोटल है, ठीक है, बट अप्रोच 50 ओवर में 350 अब इतना कोई टफ चीज नहीं है। नॉर्मल क्रिकेट खेल के बनते हैं, अभी हमने देखा ना साउथ अफ्रीका ने चेज किया, एग्जैक्टली नॉर्मल क्रिकेट खेल के बनते हैं। आप अगर आपको याद हो, आप इंडियन क्रिकेट के टेम्पलेट पे चले जाओ, जो
2013 से जो स्टार्ट किया था, आपके टॉप 3 रन बनाते थे विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा। आप हर मैच 300 प्लस बनाते थे। अब कैसा क्रिकेट खेलते थे? बिल्कुल परसेंटेज क्रिकेट। कसाईयों की तरह मारते थे वो? नहीं मारते थे, नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे, टाइम लगाते थे, क्लास खेलते थे, बॉल मिलती थी, चौके वौके लगाते थे। ये अंडर 19 टीम ने भी इसी टूर्नामेंट में वैसा किया है, कई बार है। अब इशू ये है, वैभव सूर्यवंशी वैसा खेलता है, ठीक है, वो वैसा खेलता है, चलो हर टीम में एक वीरेंद्र सहवाग है ना, वो खेला, पूरी टीम थोड़ी खेलेगी वैसे। सचिन जैसा ही खेलेगा, गांगुली जैसा खेलेगा, द्रविड़ जैसा खेलेगा, तभी जाके वो टीम रन बनाएगी ना, डेफिनेटली। पर अब आप सूर्यवंशी वैसा खेल रहा है, सभी वो खेल रहे हैं, अरे हम उनको दिखा देंगे। इसमें आईपीएल का ऑक्शन भी खत्म हो गया, ऑडिशन भी नहीं चल रहा है। नहीं, बट इसमें प्रॉब्लम है T20 क्रिकेट की। अब ये सब T20 क्रिकेट के हैं, जहां वैभव सूर्यवंशी हीरो बन गया है क्योंकि वो इस तरह की बैटिंग करता है। वो सबसे बड़ा हीरो है, सबको पता है ऐसा बनूंगा तो ही मेरी चर्चा होगी। आज के दिन में आप किसी की बात नहीं कर रहे, है कि नहीं? उस टीम में कई जबरदस्त हैं। वो एक कुंडू, अभिज्ञान कुंडू नहीं, 3 या 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं, एरन है, जोन्स है, क्या नाम है उनका, हाँ, वो जबरदस्त बैटिंग करते हैं। क्या बैटर है यार वो, टेक्निकली करेक्ट, सुपर बैटर, मतलब बहुत ही गजब बैटर। तो यार वो अगर वैसा खेलते, पर वो भी मैं सूर्यवंशी की तरह बैटिंग करूंगा। आयुष मात्रे टेक्निकली बहुत जबरदस्त बैटर, वो आप बता रहे हो आईपीएल में रन बनाते हैं, महाराष्ट्र से रन बनाते हैं, तो वो नॉर्मल खेलते हैं, जब चांस मिलता है आप खेलते हो। सब ऐसे हैं कि मैं हर बॉल को अब मार दूंगा। अब वो मिन्हास लड़के ने, समीर मिन्हास ने बना दिए तो ठीक है, बट उसको भी देखो परसेंटेज क्रिकेट खेल के खेला है। जब उसको चांस मिला, थोड़ा सेट हुआ, उसने स्पिनर्स को टेक ऑन किया, वहाँ रन बटोरे, फास्ट बॉलर्स को भी जब मौका मिला, रेंज में आई, तब उसने बताया। आपने वैसा नहीं खेले। अब ये T20 का वही कह रहा हूँ ना, बुखार है, सबको वही दिखाना है कि मैं तो यार 200 के स्ट्राइक रेट पर रहना, क्या ज़रूरत थी? आप पूरे 50 ओवर खेलते हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, आप चेस भी कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको इस वक्त बात करनी चाहिए ना, कि मैं वही है ना, मैं आपने ये क्यों खेला? एक तो T20 क्रिकेट का इन्फ्लुएंस है, दूसरा पाकिस्तान से खेल रहे हैं, हम दिखा देंगे यार, हम गए हैं युद्ध के मैदान पे, एक और ऑपरेशन तुम पे कर देंगे, सिंदूर या जो भी है। क्या जोश के साथ होश भी जरूरी है ना बहुत। यस, आपकी टीम बेटर टीम है, आपके यहाँ बेटर टैलेंट है, आपके जो लेवल के लड़के आ रहे हैं, 1-2 नहीं, बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट उस सब के लिए सूझबूझ है। मैं इसमें टीम मैनेजमेंट को ब्लेम डालूंगा। आई थिंक सेम सुनील जोशी थे शायद कोच यहाँ पे भी, वही आप राइजिंग एशिया कप में गलतियां करके आए हो, जो आपने डिसाइड किया है। फाइनल आपका पाकिस्तान के साथ था, आप वहाँ भी हारे। सुपर ओवर में आपने पता नहीं किसने ये दिमाग लगाया है कि सुपर ओवर में हमारे जितेश जी जाएंगे बैटिंग करने। आपके पास वैभव सूर्यवंशी है, आपने नहीं भेजा है। बिजार कॉल्स बहुत, क्योंकि आप पाकिस्तान है तो कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, कुछ हम ये कर डालेंगे, सरप्राइज कर देंगे। सबकी कोई ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मल चीज़ें जो आपके लिए काम कर रही हैं, जिसमें आप उनसे बेहतर हो, अब वो सब चीज़ें करो। अभी हमें रिसेंट एग्जांपल है ना, तिलक वर्मा की जो वो इनिंग थी एशिया कप फाइनल में, क्या मैच्योर्ड इनिंग थी। एग्जैक्टली, मैच जिता दिया बंदे ने, उसके बाद सेलिब्रेट कर रहा है, फिर वो शोभा भी देता है ना आपके ऊपर, आपका अग्रेशन। बट एग्जैक्टली, चाहे विराट कोहली अग्रेशन दिखाते हैं तो परफॉर्मेंस से बैक करते हैं उसको, बट आप सिर्फ दिखा रहे हो। करेक्ट, बिल्कुल वही मैंने कहा, फोकस लाना ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर इन लड़कों को, ये आपके क्रिकेट के भविष्य हैं। अभी से आप इस तरह करने लगोगे, मैं फिर वापस जाता हूँ, इसमें सीनियर टीम की भी गलती है। जिस तरह से बोथ टीम, इंडियन टीम ने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया, बट अगर एक टीम बड़ा मच्योरली खेलती तो गुंजाइश ही नहीं होती। तो मैं तो चाहूँगा, अगर मैं उस टीम का कोच होता, मैं ये सब सिखाने भेजता। मैं क्यों कहते हैं आप ये बताओ, जब आप बड़े बड़े प्लेयरों से पूछो, मैंने तो इतने इंटरव्यू किए, हर इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जब बिल्डअप होता है, आप पुराने कप्तानों से बात करते हैं, हमारे शोज़ होते हैं, देखा है आपने वैसे, तो यही पूछते हैं क्या होगा। हर आदमी यही कहता है ना, जो टीम बेटर प्रेशर हैंडल करेगी। कहते हैं ना, कई बार हम उबासियाँ लेके कहते हैं तो क्लीशे चीज़ें बार बार सुने, बट उसका फैक्ट ये है, एक्चुअली ये है कि जो उस मैच को आम मैच की तरह हैंडल करेगा, तभी वो अपना बेस्ट देगा। जो उसको हुआ बना लेगा ना, वो नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। यही क्रक्स ऑफ द मैटर यही है। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो इन मैचों से जा चुके हैं, वही अपना ज्ञान शेयर करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि इसको मैंने अगर युद्ध की तरह सोच लिया, वॉर की तरह सोच लिया, ज़्यादा जोश डाल दिया, तो युद्ध में तो नुकसान दोनों तरफ होता है ना। एग्जैक्टली, जीत हार होती है, बट नुकसान तो दोनों तरफ होता है। वो होता है कि इतना पंप करो, सोडा बॉटल की तरह, इतना वो झाग आई, वो 1 सेकंड आएगी, फिर वो फुस हो जाएगी। बिल्कुल, आपको नॉर्मल बन के खेलना, दिमाग लगाना। मैच है,
वो भी बॉलर है, हम भी बैटर हैं, मेरे को अपनी स्किल से बात करनी है और मेरे स्किल उनसे बेहतर है। मैं अगर कोच होता मैं कहता देखो ये मैच है, ऑपोजिशन पाकिस्तान है, कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और वो टीम, मैं दोनों को देख रहा हूँ ऑन पेपर, आपके पास ज़्यादा पेडिग्री है, आप ज़्यादा टैलेंटेड टीम हो, तो अब आपको क्या करना है, वो आपकी बड़ी कोशिश करेंगे, आपका ध्यान भटकाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको नहीं करना। आपको पता है क्या करना है, आपको अपने स्किल से बात करनी है, अपना स्किल सामने लाओगे, आप जीत जाओगे। एंड में जिसने जो भी किया आपको बस स्माइल करना है और निकल जाना है। जिसको जो चोट पहुंचानी थी अपने आप दे दिया अपने, आप दे दोगे बस, पर अपने स्किल्स को मत नहीं डूबने दो। आपने वही किया, आपने स्किल्स को नीचे दबा दिया, जोश को आप ऊपर ले आए, वही यश होगा। वैसे तो बात एशेज पे भी थोड़ी होनी चाहिए शॉर्ट में, मतलब एक चलते चलते आप कमेंट देंगे, 11 दिन में एशेज निपटा दिया। मतलब 2017 में आखिरी बार इंग्लैंड की टीम ने एशेज जीता था, और अब मैं वो बहुत मज़ेदार स्टैट देख रहा था कि टी नटराजन, हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों के पास भी ऑस्ट्रेलिया में विक्ट्री है, टेस्ट विक्ट्री है, बट बेन स्टोक्स और जो रूट के पास नहीं है। इसमें गलती भी बेन स्टोक्स की है और ये ब्रेंडन मैकलम की भी है, जो आप वही मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस, बैस बॉल खेलना, ये खेलना, हम दिखा देंगे, ये कर देंगे। उनके ब्रॉड का कहना क्या, वर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलियन टीम इन हिस्ट्री से आप खेल रहे हो, आप हरा दो, बुड्ढों की टीम है, ये है वो है, काफ़ी चीज़ें, वही चीज़। अब मुझे एक्चुअली ज़्यादा वैसे खुशी होती है इंग्लैंड जब हारती है, तो मुझे दुख इस बात का है क्योंकि कुछ समय पहले हम ही सेलिब्रेट कर रहे थे इस इंग्लैंड टीम के खिलाफ 2-2। अब तो मुझे लगता है उसको सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है जीतना चाहिए था। Exactly, तो अब वो कह रहे हो ना, हमने 2-2 किया, वो पहले तो हम गर्व से फक्र से कहते थे, अब तो इस टीम के साथ 2-2 एक तरह से लगता है यार आप इतनी कुछ अच्छी नहीं टीम है, नहीं हो। हाँ, आप बताओ, उन पिचेस पे आपने इनके साथ किया। वाकई यार, मैं कुछ देख रहा था, कोई टीम के टॉप 3 में 2 बैटर हैं जिनकी एवरेज हाई 30s में भी नहीं है, लो 30s में है, और 50 से ऊपर टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ऑली पोप और जैक क्रॉली। तो ऐसे कैसे? बेन स्टोक्स भी ठीक है, इन्होंने पिछले मैच में वो रन बनाए, बट उससे पहले आप देखो बेन स्टोक्स बॉलर बने हुए, बैटिंग कर ही नहीं रहे, पहले बैट से मैच जिताते थे। अब ओवर पे ओवर डाल रहे हैं, हाँ मैं बॉलर हूँ, मैं कर दूंगा। भाई आप एज अ बैटर आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको भी कंसिस्टेंटली खड़ा होना पड़ेगा। नहीं यार, नहीं, बहुत फ़र्क है इस ऑस्ट्रेलियन टीम और इंग्लैंड। और इंग्लैंड को भी ये देखना होगा, पिछले 4 एशेज आप हारे हो, और 11 दिन में ये एशेज, जिस तरह उसका बिल्डअप 60 दिनों का था, 11 दिन में नतीजे आ गए पूरे। वो तो इंडियन टीम जिसको इतनी गाली पड़ी है, इंडियन टीम वो 3-1 करके आई थी, और क्या, वो 2-2 भी कर सकती थी, बहुत करीब थी 2-2 करने की। वो टीम गाली सुन के आई, और ये 3-0 पे बैठे हैं इस वक्त। और मुझे लगता है जिस हिसाब से चल रहा है 5-0, मतलब होना ही चाहिए। आप उनके पास, आप मुझे बताओ, एक बैटर से खेल रहे हो, उसका नाम है जो रूट, जिसका भी रिकॉर्ड बाकी जगह बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में उतना अच्छा नहीं बट फिर भी मैं वो एक मानता हूँ आपके पास बैटर है। एक ऑलराउंडर से खेल रहे हो जो भी दिशा भटक चुका है, और कौन है, एक तेज गेंदबाज है आपके पास रह देख के, जोफ्रा आर्चर, खत्म। क्या कोई स्पिनर ढंग का है ना, कुछ नहीं। और हम इनसे 2-2 करके आए। मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था कि यार ये ऑस्ट्रेलिया में जाके इस तरह से मूली गाजर की तरह कट रहे हैं, हम वहाँ सीरीज ड्रॉ करके आ गए। मौका था आपके पास, और सोचिए स्टेक्स कितने हाई होते अगर वहाँ से जीत करके आते। एनीवे, मिचेल स्टार्क गजब, क्या मतलब, बैट से बंदा 50 का एवरेज मेंटेन कर रहा है, विकेटें निकाल रहा है। इनफैक्ट जितने भी बैटर्स 36 साल का है, जितने भी बैटर्स इंग्लैंड ने अभी तक खिलाए हैं, जॉश टंग को छोड़कर सबको आउट कर चुका है इस सीरीज में मिचेल स्टार्क। नहीं, वो तो यार उसकी कमिटमेंट देखो, तेज गेंदबाज की। उसने छोटे फॉर्मेट छोड़ दिया यार टेस्ट क्रिकेट के लिए, IPL छोड़ देता है यार कि मेरे टेस्ट के लिए अपनी टीम के लिए करना है। नहीं, वो लेगेसी को, वो विराट कोहली टाइप है, वो लेगेसी जानता है कि टेस्ट क्रिकेट है। अनबिलीवेबल यार। वसीम अकरम के बताओ यार रिकॉर्ड के उधर, मतलब हमारे टाइम पे तो ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अभी भी लोग कहेंगे वसीम अकरम। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते उनके करीब कोई आए। और मिचेल स्टार्क आ गए विदाउट कोई हल्ला गुल्ला, किसी को पता ही नहीं चला, बड़े प्यार से आ गए, प्यार से, एफर्टलेसली एकदम उस लेवल पे। चलिए, तो अपन अगले हफ्ते मुलाकात होगी तो और कुछ बात निकलेगी भी। तो फिलहाल इंडियन टीम थोड़ी दिन छुट्टी पे है ना, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते जब आएंगे तो आपको कुछ नया सुनवाएं।
और हमारी फ़िलहाल ये बातचीत कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को हाइप और लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है उसमें दिखता है कि लोग देख कर तो जाते हैं, नहीं है ऐसा ना, क्यों? सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर लाइक करने में थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं। क्यों यार, लाइक तो फ्री में होता है। हाँ, कैसे बिल्कुल आप किया दबाना? करें, पैसे नहीं लगते उसमें। थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ेगा, है ना। हाँ, आप आए हैं तो अपने निशान छोड़ कर जाएं, है ना, एग्जैक्टली। जैसे आप जाते हैं ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ कमेंट ज़रूरी नहीं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो आप वो भी लिखिए यार, क्या है उसमें issue? इनफैक्ट हम तो सवाल भी ले रहे हैं, आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं और सवाल अगर कुछ हो तो हम लेते हैं इनको, उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।